नमस्कार। वर्ल्ड न्यूज में आज ईरान को कमजोर समझना अब अमेरिका को भारी पड़ता नजर आ रहा है। पहले ही ईरान के परमाणु ठिकानों को लेकर अमेरिका के जो दावे थे उनकी पोल खुल चुकी है और अब ईरान ने अमेरिका को धमकी भी दे दी है। ईरान ने साफ कर दिया है कि वो अपना परमाणु कार्यक्रम बंद नहीं करेगा। ऐसे में अमेरिका और इजरायल दोनों की चिंता बढ़ गई है। इजरायली पीएम नेतन्याहू अमेरिका जा रहे हैं, जो हालात की गंभीरता को दिखाता है। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी ईरान से समझौते को लेकर बड़ा बयान दिया है। तो बातचीत से पहले शुरू हो जाएगा न्यूक्लियर प्रोग्राम। ईरान की इस धमकी पर हम करेंगे विस्तार से चर्चा, लेकिन आइए जरा उन खबरों को भी देख लें जिन पर आगे होगी बात। हिंदुस्तान के पड़ोसियों को अपने पाले में करने में जुटा चीन। पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ मिलकर साका अलायंस बनाने की तैयारी, हिंदुस्तान की बढ़ी चिंता। अमेरिका की सियासत में बवाल। राष्ट्रपति ट्रंप और टेस्ला चीफ मस्क में फिर छिड़ी बहस। मस्क बोले नई पार्टी बनाऊंगा। ट्रंप ने मस्क को दक्षिण अफ्रीका लौटने की दी धमकी। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष बना पाकिस्तान। सिंधु जल समझौते पर मध्यस्थता कोर्ट जाने की फिर दी धमकी। पाक सेना प्रमुख मुनीर ने जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को बताया जायज संघर्ष। और चलते चलते में देखेंगे, वैज्ञानिकों ने खोजा झूठ पकड़ने का नया तरीका। किसी झूठे को कैसे पहचान सकते हैं आप? इन सभी खबरों पर हम विस्तार से करेंगे बात, लेकिन पहले एक नजर हेडलाइंस पर। 2 जुलाई से 5 देशों की यात्रा पर रहेंगे पीएम मोदी। पहली बार घाना, नामीबिया और त्रिनिदाद जाएंगे। ब्राजील में ब्रिक्स समिट में भी लेंगे हिस्सा। बॉर्डर विवाद पर भारत से बातचीत को चीन तैयार। कहा विवाद जटिल है, इसे हल होने में लगेगा वक्त। भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बीजिंग दौरे के बाद आया बयान। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने सीरिया से हटाए प्रतिबंध। कार्यकारी आदेश पर किए हस्ताक्षर। पूर्व राष्ट्रपति असद पर जारी रहेगी पाबंदी। थाईलैंड के प्रधानमंत्री शिनवात्रा को पद से अस्थायी तौर पर किया गया निलंबित। कंबोडिया के पूर्व पीएम सेन से बातचीत लीक होने के बाद से ही हो रहा था विरोध। कंबोडिया और थाईलैंड में है सीमा विवाद। तो परमाणु कार्यक्रम को लेकर अमेरिका ईरान पर बार बार दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ईरान ने साफ कर दिया है कि वो किसी के आगे नहीं झुकेगा। इजरायल के साथ जंग के बाद भी प्रमुख परमाणु ठिकानों पर अमेरिका और इजरायल के हमलों के बावजूद ईरान अपना परमाणु कार्यक्रम बंद करने को तैयार नहीं है, बल्कि अब उसने यूरेनियम के संवर्धन में और तेजी ला दी है। इजरायल अमेरिका के हमलों के बाद ईरान के अंदर से आवाज उठ रही है कि आत्मरक्षा के लिए अब उसे अपने परमाणु कार्यक्रम को और मजबूत करना होगा। लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बार बार यही दोहरा रहे हैं कि वो ईरान को परमाणु बम नहीं बनाने देंगे, जिस पर अब ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने अमेरिका को सीधे सीधे धमकी दे दी। उन्होंने कहा कि ईरान अमेरिका की परमाणु वार्ता बहाल करने में वक्त लग सकता है, लेकिन ईरान को अपना परमाणु कार्यक्रम शुरू करने में समय नहीं लगेगा। ये बातचीत तभी होगी जब अमेरिका ये कहेगा कि वो ईरान पर फिर हमला नहीं करेगा। ईरानी विदेश मंत्री के बयान से साफ है कि वो अमेरिका की धमकियों के आगे झुकने वाले नहीं हैं और ईरान तेजी से अपना यूरेनियम संवर्धन बढ़ा रहा है, जिससे अमेरिका और इजरायल दोनों की ही टेंशन बढ़ रही है। लेकिन ट्रंप के तेवरों में कोई बदलाव नहीं आया। अमेरिकी राष्ट्रपति इन हालात में भी ईरान को धमकियां दे रहे हैं। अब उन्होंने कहा कि परमाणु समझौते के लिए हम ईरान को कुछ नहीं देने जा रहे। ईरान के साथ पूर्व राष्ट्रपति ओबामा जैसा कोई समझौता नहीं करेंगे, जिसमें मूर्खतापूर्ण तरीके से ईरान को परमाणु हथियार बनाने के लिए मौका दिया गया। अब ईरान के साथ तभी वार्ता होगी जब वो अपने परमाणु संयंत्र को खत्म करने की शर्त पर तैयार होगा। साफ है, दोनों देशों के बीच की ये वार्ता अब अटक गई है और तब तक ये आगे नहीं बढ़ेगी जब तक दोनों में से कोई एक देश झुक नहीं जाता। लेकिन ईरान के रुख को देखते हुए ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा कि वो ट्रंप की शर्तों को मानेगा। लेकिन इस बढ़ते तकरार के बीच जिस तरह ईरान की न्यूक्लियर साइट्स पर गतिविधियां बढ़ती जा रही हैं, उससे जरूर अमेरिका और इजरायल परेशान है। ऐसे में खबर आ रही है कि इजरायली पीएम बेंयामिन नेतन्याहू अमेरिका दौरे पर जा रहे हैं। अगले हफ्ते उनकी राष्ट्रपति ट्रंप से मुलाकात होगी, जिसके बाद सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या अमेरिका और इजरायल अब एक बार फिर ईरान पर हमला करने का प्लान बना रहे हैं? आखिर नेतन्याहू के इस दौरे का असली मकसद क्या है? अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा यानी IAEA के एक पूर्व अधिकारी ने भी
इस बात की आशंका जताई है कि ईरान की हालिया गतिविधियों से इजरायल और ईरान के बीच युद्ध विराम टूट सकता है, जिससे परमाणु समस्या की आशंका बढ़ जाएगी। इन हालात में ईरान, इजरायल और अमेरिका का अगला कदम क्या होगा, इस पर सबकी नजरें बनी हुई हैं। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां हम बात करेंगे चीन की। तो चीन के साथ हिंदुस्तान का सीमा टकराव काफी पुराना है। वो लंबे समय से हिंदुस्तान को घेरने की कोशिश करता रहा है और अब चीन हिंदुस्तान के पड़ोसी देशों को मिलाकर एक संगठन बनाने की तैयारी में है। ये बिल्कुल सार्क की तरह का होगा, यानी दक्षिण एशियाई देशों को जोड़कर चीन एक नया संगठन बनाने की कोशिश में है। बस हिंदुस्तान को इसमें शामिल नहीं किया जाएगा। नए संगठन का नाम साउथ एशिया चाइना अलायंस यानी साका रखे जाने की तैयारी है। इस संगठन में चीन के अलावा पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, मालदीव और अफगानिस्तान को शामिल किए जाने की योजना है। इसके अलावा मध्य एशिया के कुछ देशों को भी शामिल किया जा सकता है। बांग्लादेश और पाकिस्तान की तरफ से तो इसे लेकर सहमति भी जता दी गई। चीन ने हाल ही में जो अपने कुनमिंग शहर में त्रिपक्षीय वार्ता की थी, उसके बाद से ही इस पर विचार रखा गया। त्रिपक्षीय वार्ता में चीन ने बांग्लादेश और पाकिस्तान को आमंत्रित किया था और ये दोनों देश चीन के साथ संगठन बनाने को तैयार है। बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार के दौर में हिंदुस्तान से उनके रिश्ते बहुत अच्छे नहीं हैं। इसके अलावा पाकिस्तान तो चीन का सदाबहार दोस्त रहा है। ऐसे में चीन को लगता है कि इन देशों को आसानी से अपने साथ लिया जा सकता है और इस बात का दावा भी किया जा रहा है कि अफगानिस्तान और मालदीव इस संगठन में शामिल होने के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दे चुके हैं। आपको बता दें, दक्षिण एशिया के देशों ने 1985 में सार्क संगठन बनाया था, लेकिन इसमें हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, मालदीव और अफगानिस्तान शामिल है। लेकिन 2014 में मोदी सरकार के बनने के बाद से ही सार्क निष्क्रिय हो गया है। 2016 के बाद से इस संगठन की कोई बैठक नहीं हुई है और उसके पीछे हिंदुस्तान और पाकिस्तान के मतभेदों को बड़ा कारण माना जा रहा है। दरअसल चीन कभी भी सार्क का मेंबर नहीं रहा है और इस संगठन का सबसे बड़ा देश हिंदुस्तान ही है। ऐसे में इस संगठन की गतिविधियां ठप होने से चीन मौके की तलाश में है। वो पहले ही बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट के माध्यम से दक्षिण एशिया में भी अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। और अब अगली खबर में बात करेंगे अमेरिका की। तो अमेरिका की सियासत में एक बार फिर तहलका मचने की आशंका जताई जा रही है। दो करीबी दोस्त जो कभी जय वीरू की तरह कंधे से कंधा मिलाकर चलते थे, फिर दोनों के बीच दुश्मनी हो गई, फिर पैचअप भी हुआ, लेकिन अब एक बार फिर दोनों दोस्त आमने सामने दिखाई दे रहे हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और अरबपति एलन मस्क की। दोनों के बीच एक बार फिर तनातनी देखी जा रही है और इस बार भी मुख्य वजह बना है ट्रंप का बिग ब्यूटीफुल बिल। टेस्ला चीफ एलन मस्क अब तक तो इस बिल को फिजूल बता रहे थे, पागलपन कह रहे थे, लेकिन अब उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति को सीधी चेतावनी ही दे दी है। मस्क ने कहा कि अगर डोनाल्ड ट्रंप का वन बिग ब्यूटीफुल बिल अमेरिकी संसद में पास हुआ तो वो अगले ही दिन अमेरिकी पार्टी नाम से एक नई राजनीतिक पार्टी का ऐलान कर देंगे। मस्क ने इस बिल को कर्ज और गुलामी वाला विधेयक बताया है। उन्होंने कहा कि यह विधेयक $5 ट्रिलियन की रिकॉर्ड कर्ज की सीमा बढ़ाता है। यह स्पष्ट है कि हम अब एक पार्टी वाले देश में रहते हैं, पोर्की पिग पार्टी। अब समय आ गया है एक ऐसी नई पार्टी का जो वाकई में लोगों की परवाह करती हो। उन्होंने इस बिल का समर्थन करने वाले अमेरिकी सीनेटरों की भी कड़ी निंदा की। मस्क ने ट्वीट किया कि अगर यह विधेयक पास होता है तो संसद के हर उस सदस्य को शर्म आनी चाहिए जिसने सरकारी खर्च को कम करने के लिए अभियान चलाया और फिर इतिहास में सबसे बड़े कर्ज बढ़ोतरी के लिए वोट किया। बिग ब्यूटीफुल बिल के समर्थक नेता अगले साल प्राइमरी चुनाव हार जाएंगे। मस्क बार बार ट्रंप के इस विधेयक को टारगेट कर रहे हैं, इसका विरोध कर रहे हैं, जिस पर अब अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप भी भड़क गए। उन्होंने भी मस्क को धमकी दे डाली। ट्रंप ने मस्क की कंपनियों को दी जाने वाली सब्सिडी बंद करने की धमकी दी है और कहा है कि मस्क अपनी दुकान बंद करे और दक्षिण अफ्रीका वापस लौट जाए। उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल ट्रूथ सोशल पर पोस्ट किया कि एलन मस्क को राष्ट्रपति पद के लिए मेरा समर्थन करने से पहले ही पता था कि मैं ईवी जनादेश के खिलाफ हूं। यह बकवास है और मैंने हमेशा अपने अभियान में इसका जिक्र किया है। इलेक्ट्रिक कारें ठीक हैं, लेकिन हर किसी पर उन्हें थोपा नहीं जा सकता। एलन मस्क को इतिहास में किसी भी व्यक्ति से ज्यादा सब्सिडी मिल सकती है और सब्सिडी के बिना एलन मस्क को शायद अपनी दुकान बंद करके दक्षिण अफ्रीका वापस लौटना होगा।
कोई और रॉकेट लॉन्च, सैटेलाइट या इलेक्ट्रिक कारों का उत्पादन नहीं होगा और हमारे देश का बहुत सारा पैसा बचेगा। सरकारी दक्षता विभाग को इस बारे में गहराई से विचार करना चाहिए। बहुत सारा पैसा बचाया जाना चाहिए। ट्रंप और मस्क के बीच छिड़ी इस बहस ने एक बार फिर अमेरिका में दोनों दोस्तों के अलग होने की चर्चाओं को जोर दे दिया है। इससे पहले भी जब मस्क ने डॉज विभाग से इस्तीफा दिया था, तब भी इस बिल को लेकर ही बहस छिड़ी हुई थी और तब भी ट्रंप ने मस्क को सब्सिडी खत्म करने की धमकी दी थी। हालांकि बाद में मस्क ने माफी मांग ली और दोनों दोस्तों में सुलह हो गई। लेकिन अब जब एक बार फिर मस्क ऐसे तेवर दिखा रहे हैं, तो क्या ट्रंप केवल धमकियों तक ही सीमित रह जाएंगे या एक्शन भी लेंगे, या एक बार फिर दोनों में सुलह हो जाएगी? ये देखने वाली बात होगी। और अब अगली खबर में बात पाकिस्तान की। तो पाकिस्तान एक बार फिर दोहरा रवैया अपना रहा है। एक तरफ पाकिस्तान हिंदुस्तान से पानी बहाल करने का आग्रह कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ गीदड़ भपकी भी दे रहा है। पाकिस्तान के डिप्टी पीएम और विदेश मंत्री इशाक डार ने सिंधु जल संधि के मुद्दे पर एक बार फिर हिंदुस्तान को गीदड़ भपकी दी है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान किसी भी कीमत पर भारत को उसके हक का पानी रोकने की इजाजत नहीं देगा और सभी जरूरी कदम उठाएगा। इशाक डार ने जोर देकर कहा कि हिंदुस्तान एक तरफा रूप से सिंधु जल संधि को निलंबित नहीं कर सकता है, जबकि इससे पहले पाकिस्तान ने हिंदुस्तान से सिंधु जल संधि को बहाल करने का आग्रह किया था। पाकिस्तान ने कहा कि हम हिंदुस्तान से आग्रह करते हैं कि वो सिंधु जल संधि के सामान्य कामकाज को तुरंत बहाल करे और संधि के अपने दायित्वों को पूरी तरह और ईमानदारी से पूरा करे। दरअसल सिंधु जल संधि पर गठित अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता न्यायालय के फैसले से पाकिस्तान गदगद हो गया, जबकि हिंदुस्तान पहले ही मध्यस्थता न्यायालय को ही खारिज कर चुका है। उसका कहना है कि हमने इस न्यायालय को ही मंजूरी नहीं दी है, ऐसे में उनका कोई भी फैसला बाध्यकारी नहीं है। सिंधु जल समझौते पर तो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच विवाद चल ही रहा है और अब आतंकवाद के मुद्दे पर भी पाकिस्तान बुरी तरह से घिर गया है। पाकिस्तान के संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता संभालने के बाद हिंदुस्तान ने जोरदार पलटवार किया। हिंदुस्तान ने इस्लामाबाद की सीमा पार आतंकवाद में संलिप्तता को उजागर किया है। भारत के इन आरोपों को खुद पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर के बयानों से बल मिल गया। उन्होंने जम्मू कश्मीर को लेकर एक बार फिर से भड़काऊ बयानबाजी की है। मुनीर ने जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को वैध और कानूनी संघर्ष बता दिया। यानी आसिम मुनीर हिंदुस्तान के खिलाफ जहर उगलने से बाज नहीं आ रहे। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में भारत जिसे आतंकवाद कहता है, असल में वो इंटरनेशनल कानून के तहत मान्यता प्राप्त संघर्ष है। यानी कहा जा सकता है कि पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आने वाला है। उसका नमूना उसका दोहरा रवैया है। वैसे हिंदुस्तान के लिए एक चिंता की खबर भी है। पाकिस्तान को अब यूएनएससी की अध्यक्षता मिल गई है। ऐसे में वो हिंदुस्तान विरोधी एजेंडे को लागू करने की कोशिशों में जुट गया है। और अब चलते चलते में बात करेंगे झूठ बोलने और उसे पकड़ने के पीछे के विज्ञान के बारे में। तो इन दिनों ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रियलिटी शो द ट्रेटर्स चर्चा में है, जहां 18 सेलिब्रिटीज के बीच 3 धोखेबाज बाकियों को चकमा दे रहे हैं। इस शो में बार बार सुनाई देने वाली बात, अगर ये ट्रेटर निकला तो मेरा इंसानियत से भरोसा उठ जाएगा, असल जिंदगी में भी झूठ के दर्द को दर्शाती है। हिंदुस्तान में जहां भरोसा सामाजिक रिश्तों की नींव है, झूठ पकड़ना एक चुनौती है। लेकिन क्या विज्ञान इस मामले में हमारी मदद कर सकता है? तो इसका जवाब है हाँ। हिंदुस्तानी संस्कृति में झूठ को आंखें चुराने, घबराहट या हकलाने से जोड़ा जाता है। माँ अक्सर बच्चों के हाव भाव से झूठ पकड़ लेती है, लेकिन यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन की प्रोफेसर अमीना मेमन के शोध बताते हैं कि ये रूढ़िगत संकेत हमेशा सटीक नहीं होते। झूठे लोग जानबूझकर आंखों में देखकर विश्वास जीत सकते हैं, जबकि शर्मीले लोग सच बोलते हुए भी आंखें चुरा सकते हैं। शारीरिक हाव भाव या तेज बोलना भी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि या तनाव का नतीजा हो सकता है। वैज्ञानिक तरीके झूठ पकड़ने में ज्यादा प्रभावी है। इनमें पहला तरीका है कहानी के विवरण पर ध्यान दे। सच बोलने वाला विस्तृत और सुसंगत कहानी सुनाता है, जबकि झूठ बोलने वाला साधारण और विरोधाभासी बयान दे सकता है। दूसरा तरीका साक्ष्य आधारित पूछताछ, जैसा कि शोधकर्ता पार ग्रान हैग सुझाते हैं कि जहां व्यक्ति की कहानी को सबूतों से चुनौती दी जाती है। इसमें तीसरा तरीका है संज्ञानात्मक बोझ बढ़ाना, जैसे कि कहानी को उल्टे क्रम में सुनाने को कहना झूठ को उजागर कर सकता है। और अंत में भावनात्मक संकेत, जैसे अचानक हंसी या टालमटोल भी संदिग्ध हो सकते हैं।
हिंदुस्तान में जहां सामाजिक और सांस्कृतिक विविधता है, ये वैज्ञानिक तरीके न केवल जांच एजेंसियों बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी में भी झूठ पकड़ने में मददगार साबित हो सकते हैं। द ट्वीटर्स हमें सिखाता है कि भरोसा कीजिए लेकिन सतर्क रहिए। तो आज इस वर्ल्ड बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए डीबी लाइव और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।